Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. पिछली क्लास में हमने क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत ही अच्छे से समझा था। पूरा चैप्टर हमने बहुत इजी वे में आसान भाषा में समझा था। तो आज हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी भी चीज को बीट करके हैमर के थ्रू बीट करके थिन शीट में चेंज कर देते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी। क्या होता है? मैलिएबिलिटी। और हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं। ऑप्शन ए इज जिंक। अब आपको पता होगा कि जिंक मेटल है या नॉन मेटल है। जिंक एक मेटल है तो ये मैलिएबल होता है, बिल्कुल होता है। फॉस्फोरस नो, क्योंकि ये नॉन मेटल है। सल्फर भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। क्या सारे के सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं? ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया है ना। नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं, क्योंकि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी किसकी होती है? खींच करके वायर में बदल देना, ये वाली प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है ना। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। हाँ, ये सही लग रहा है ना, क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं लाइक मर्करी, वो तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहती है, तो उसको खींच करके वायर में नहीं बदल सकते, जबकि और जो मेटल्स होते हैं उन्हें खींच कर वायर में बदल सकते हैं ना। ये वाला तो सही है। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। नॉन मेटल्स डक्टाइल होते ही नहीं है, तो यहाँ पे सम का कोई काम ही नहीं बनता, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स। फॉस्फोरस इज अ स्पेस नॉन मेटल। फॉस्फोरस कैसा होता है? वो हमने पढ़ा था ना कि वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। क्यों? एयर के कांटेक्ट में आते ही फॉस्फोरस एकदम से बहुत तेजी से बर्न हो जाता है ना, बहुत तेजी से फायर कैच कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। मेटल्स आर ब्लैंक कंडक्टर ऑफ हीट एंड ब्लैंक। मेटल्स क्या होते हैं? वो गुड कंडक्टर होते हैं ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके भी एग्जांपल्स हमने देखे थे। कॉपर या एल्यूमिनियम का यूज इलेक्ट्रिसिटी वायर में किया जाता है ना, वायर में यूज किया जाता है। आयरन इज ब्लैंक रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन क्या होता है? कॉपर से लेस रिएक्टिव होता है या मोर रिएक्टिव? मोर रिएक्टिव। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसमें आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, तो क्या हुआ था? आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया था, है ना। और वो सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, वो कैसा हो गया था? वो बहुत उसका मतलब पेल ग्रीन कलर का हो गया था। और जो आयरन नेल थी उस पर रेडिश सा कॉपर की एक लेयर चढ़ गई थी। तो आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, है ना। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस। मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? पहला तो मेटल सॉल्ट बनाते हैं, और गैस कौन सी प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस। हम लोगों ने किया था ना एक्सपेरिमेंट, माचिस की तीली जब जलती हुई हम लोग टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जा रहे थे, तो क्या हो रहा था? वो एकदम से पॉप साउंड के साथ बर्न हो जा रही थी, है ना। तो वो बताता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ट्रू फॉल्स। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। क्या नॉन मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं? नो। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, आप एफ टी या एफ लिखना है। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। यस, हमने क्या देखा था कि सोडियम ऑक्सीजन या फिर वाटर, इन दोनों की ही कांटेक्ट में आते ही एकदम से बर्न हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है ना। तो इसीलिए सोडियम एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और इसीलिए सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं ना, और फास्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखते हैं।
सोडियम को केरोसिन ऑयल में। ट्रू फॉल्स में सी वाला है, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि कॉपर जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव होता है ना। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ज़्यादा ताकतवर है, वो आएगा और कम ताकतवर को धक्का दे करके और खुद जाकर सॉल्यूशन में बैठ जाता है ना। लेकिन जो कम ताकतवर है वो आकर के धक्का दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो वो मैंने याद रखने के लिए आपको समझाया था, है ना। तो वैसे ही था। और हमने एक रिएक्टिविटी टेबल भी बना करके देखी थी, है ना। तो उसमें भी हमने देखा था कि कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव होता है और हमेशा जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट इज कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कोल क्या है? एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल को हम वायर्स में ऐसे खींच करके ड्रॉ कर सकते हैं ना। कोल को अगर हम खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, है ना, ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी फॉल्स हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने डायरेक्टली टेबल बनाई है। इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज, इस वाले कॉलम में प्रॉपर्टीज दी हुई है, इनके ही बेसिस पे आपको डिस्टिंग्विश करना है कि मेटल्स कैसे होते हैं और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख लेना, मैंने सिर्फ और सिर्फ टेबल बनाई है। तो फर्स्ट है अपीयरेंस। आपको ये दो कॉलम फिल करने हैं, ये वाला कॉलम दिया हुआ है। फर्स्ट है अपीयरेंस। तो मेटल्स कैसे अपीयर होते हैं? मेटल्स कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, है ना। उन पे जब लाइट पड़ती है तो वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो एक अलग ही मेटल को शाइन देती है, ग्लो देती है ना। तो दैट प्रॉपर्टी इज लस्टर। तो मेटल लस्ट्रस होते हैं। और जबकि नॉन मेटल्स वो डल होते हैं ना। नॉन मेटल के ऊपर लाइट पड़ती है तो क्या वो एक अलग सी चमक देते हैं? नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। तो हमने क्या देखा था? मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं ना, लेकिन हमें एक्सेप्शंस को नहीं भूलना है, हमें हमेशा एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना है। सोडियम, पोटेशियम, ये दोनों कैसे होते हैं? ये हार्ड नहीं होते, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये मेटल ही हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हम इन्हें नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा था, चैप्टर पढ़ाते टाइम मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये जो पोटेशियम है ये मेटल है और फॉस्फोरस नॉन मेटल होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और मरकरी, मरकरी भी हार्ड नहीं होती। मैंने क्या बताया था कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहती है। तो जब कोई चीज़ लिक्विड है तो वो हार्ड कैसे होगी? दूसरी तरफ नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, है ना। और इसमें एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मीन्स उसको बीट करके हैमर के थ्रू थिन शीट में बदल देना। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? मेटल्स की होती है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है जनरली मेटल्स आर मैलिएबल। मरकरी मैलिएबल नहीं होती है, लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जनरली इसीलिए मैंने यूज किया है कि जनरली मेटल्स मैलिएबल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है? मतलब खींच करके किसी को वायर में चेंज कर देना। तो मैंने क्या लिखा है? जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। ये भी जनरली मेटल्स जो होते हैं उनमें डक्टिलिटी पाई जाती है और नॉन मेटल्स जनरली नॉन डक्टाइल होते हैं, उन्हें हम खींचकर थिन शीट में नहीं बदल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हीट कंडक्शन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो भी होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। ये हमने पढ़ा था। जो कुकर या फ्राइंग पैन के जो हैंडल्स बने होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं, जो कि एक प्लास्टिक है जो नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। नॉन मेटल्स हीट के पुअर कंडक्टर है, तो वो जब हत्था गर्म नहीं होगा तो हम आसानी से उसे पकड़कर गैस से उतार सकते हैं। लेकिन जो बर्तन होते हैं वो जनरली मेटल्स के बने होते हैं ना। जैसे जिन भी बर्तनों को हमें गैस पे चढ़ाकर उसमें खाना पकाना है तो उसकी जो नीचे की तलहटी होगी वो हमेशा मेटल की होगी, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जितने भी जो वायर्स बने होते हैं वो किसके होते हैं? वो हमेशा मेटल के होंगे। एल्यूमिनियम के, सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वो कितना ज़्यादा कॉस्टली होता है।
तो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, है ना। इसीलिए जो स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, बेकेलाइट के, वो नॉन मेटल है। लेकिन आपको पता है जो ग्रेफाइट होता है, जो आपके पेंसिल के अंदर जो लेड होती है, उसको आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जो मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर हम उसे स्विच बोर्ड में पेंसिल को ऐसे लगा दें, अगर पेंसिल पे वुडन कवरिंग ना हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है और हमें झटका लग जाएगा एकदम से। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वो एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। तो ये एक एक्सेप्शन है। जिस तरह से हमने अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज टेबल के फॉर्म में देखी है ना, पूरी समरी टाइप से हमने देखी और हमें आसानी से समझ आ गई, सेम इसी तरीके से मैंने एक टेबल बना करके आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी समझाई हैं। जितनी आसानी से आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उतनी ही आसानी से आपको उस टेबल के थ्रू केमिकल प्रॉपर्टीज भी आसानी से समझ आ जाएंगी और आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभी तक अगर आपने चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाकर के वो देखिए, तो आपको और भी अच्छे से सारे पॉइंट्स, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिव रीजन। आपको रीजन बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट इज एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। फूड आइटम्स को रैप करने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं ना, क्यों? एल्यूमिनियम इज मैलिएबल। एल्यूमिनियम मैलिएबल होता है तो उसकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं और सॉफ्ट होता है ना। सॉफ्ट होता है तो उसमें फूड आइटम्स आसानी से रैप करने में आसानी रहती है। एंड डज नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम्स। और सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि एल्यूमिनियम फूड आइटम्स के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, तो जिसकी वजह से फूड आइटम्स खराब नहीं होते हैं। सो इट इज यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स, है ना। अगर रिएक्ट कर जाएगा तो फूड आइटम्स स्पॉइल हो जाएंगे, वो हमारे खाने लायक नहीं रह जाएंगे। और ये एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और इसकी थिन शीट्स बनाना आसान होता है, इसमें रैप करना आसान होता है। तो यही सारे रीजंस हैं। नेक्स्ट इज इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। जाड़ों में जो हम इमर्शन रॉड का यूज़ करते हैं ना वाटर को गर्म करने के लिए, तो वो मेटेलिक सब्सटेंस की क्यों बनी होती है? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इमर्शन रॉड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। देखिए मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं ना, तो वो हीट को अपने से होकर के जाने देंगे और वो हीट जब पानी में पहुंचेगी तो पानी क्या हो जाएगा? पानी गर्म हो जाएगा आसानी से। इसीलिए जो ये इमर्शन रॉड्स होती हैं ये मेटेलिक सब्सटेंसेस की बनी होती है। और वो जो वो हीटर होता है ना, हीटर का भी तो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो हीटर में जो वायर्स होते हैं वो वायर्स भी मेटल्स के होते हैं, ठीक है। अब देखिए सी वाला है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन मीन्स जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा था और हमने अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया भी था, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है और जिंक मोर रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करता है। हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, ठीक है। आप चाहें तो लेस रिएक्टिव को अंडरलाइन कर दीजिए। सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब डी वाला देखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ही आर स्टोर्ड इन केरोसिन। मैंने आपको बताया था ना कि सोडियम को क्यों केरोसिन में स्टोर करते हैं, सेम रीजन है पोटेशियम के लिए भी, ठीक है। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं ना, नाइफ से कट किए जा सकते हैं। तो इन दोनों की कई सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। आंसर इज सोडियम एंड पोटेशियम। आपने जहाँ पे सोडियम लिखा था ना वहाँ पे पोटेशियम भी आप लिख सकते हैं याद रखने के लिए। वैसे मैं क्वेश्चन में करा ही दे रही हूँ तो आपको याद रहेगा। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव
दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स एयर, एयर के कांटेक्ट में आते ही, एयर में सब ऑक्सीजन ही तो प्रेजेंट है ना, एयर के जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, एंड वाटर या वाटर के कांटेक्ट में आते ही विगरसली वो बहुत ही तेजी के साथ में रिएक्ट करते हैं, एंड प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, एकदम से जल उठते हैं। सो दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन, तो इसीलिए कि वो एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए या वाटर के कांटेक्ट में ना आ पाए, इसी वजह से उनको हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको याद रखना है। ये आपको हायर लेवल पे जब आप कंपटीशन के लिए जाओगे तभी भी आपको ये पूछा जाता है कई बार। और फॉस्फोरस को हम वाटर में स्टोर करते हैं, हमें ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। क्या आप नींबू का अचार या कोई भी अचार हो उसे आप एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं? देखिए हमने क्या पढ़ा था, आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको याद आ रहा होगा कि मैंने पढ़ाया था कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, और एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट, और साथ में साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं ना, जो पॉप साउंड के साथ में बर्न हो रही थी वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो उस हाइड्रोजन गैस की वजह से वो पूरा का पूरा जो हमारा जो अचार है या जो भी एसिडिक चीज़ें हैं, फूड आइटम है, वो पूरा स्पॉइल कर देगी और वो खराब हो जाएगा। आपने कहीं भी देखा है कि कोई भी पिकल को किसी आयरन या स्टील के कंटेनर में बिकते हुए? नहीं देखा है ना। जो लड्डू वगैरह होते हैं उन्हें स्टील के कंटेनर में रखा जाता है, लेकिन जो एसिडिक चीज़ें होती हैं उन्हें नहीं रखते हैं। उन्हें जनरली आपने देखा होगा कि अचार वगैरह कांच के बर्तनों में, जैसे मर्तबान कहते हैं, या फिर प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखा जाता है ना, क्योंकि वो नॉन मेटल होते हैं और वो नॉन मेटल जनरली एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आंसर इज नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड लेमन इज एसिडिक, है ना, लेमन एसिडिक है। हमें पता है जो चीज़ें खट्टी होती हैं टेस्ट में वो जनरली एसिड होती हैं, और जिनका बिटर सा टेस्ट होता है, जैसे कि सोप का बहुत बिटर सा टेस्ट होगा, वो कैसी होती हैं, वो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो लेमन एसिड है। द एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस, एसिड के साथ में मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है विच वुड स्पॉइल द फूड एंड मेक्स इट अनफिट टू यूज। क्वेश्चन नंबर 8 इज मैचिंग। ठीक है, मैच करना है हमें, मेटल्स के नेम्स को हमें उनके यूजेस से मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट इज गोल्ड। गोल्ड की क्या होती है, ज्वेलरीज होती हैं, आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, GEW। आयरन, आयरन का यूज होता है जनरली मशीन्स बनाने में, है ना, ई से मैच करेंगे, मशीनरी। देखिए आयरन का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, हम देखते ही हैं इंडस्ट्रीज़ में जितने भी गैजेट्स वगैरह यूज़ होते हैं वो सब, ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, वो सब जनरली आयरन उसमें यूज़ किया जाता है, कार बाइक वगैरह में, एरोप्लेन्स वगैरह में, सैटेलाइट्स वगैरह में भी। लेकिन हमारे अंदर भी आयरन है, जो हमारा ब्लड है, हीमोग्लोबिन, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम बताया था, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का ही काम होता है ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, तो हीमोग्लोबिन में भी आयरन होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का काम होता है फूड को रैप करने में, एल्यूमिनियम फॉइल का यूज किया जाता है, C से मैच करेंगे। कार्बन, कार्बन को F से मैच करेंगे। फ्यूल, जो भी फ्यूल होते हैं, ईंधन, जिनको जला करके हम ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनमें कार्बन का यूज होता है, और उनके जलने से भी कार्बन निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड अंगीठी के जलने से निकलती है। जब लकड़ियां या कोयला वगैरह जलाते हैं, जो कोयला होता है ना वो एक्चुअली कार्बन से ही बनता है। ठीक है, फिफ्थ इज कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि मेटल्स हमें पता है कि वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए। मरकरी, मरकरी का थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं, इसको एज से मैच करेंगे। देखिए पहले मरकरी थर्मोमीटर्स का यूज किया जाता था क्योंकि मेटल्स हीट के गुड कंडक्टर होते हैं और
हमें पता है कि मरकरी एक इकलौता मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और ये हीट के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए इसे थर्मामीटर्स में यूज़ करते हैं। आजकल तो देखिए डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं जिनमें मरकरी का यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें हीट सेंसर्स लगे होते हैं, लेकिन जो मरकरी थर्मामीटर होते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा यदि। उसका ए पार्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट पे गिराते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, डाइल्यूट की बात की जा रही है, ठीक है। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो हमने चैप्टर पढ़ते टाइम पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे एन होगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कॉपर रिएक्ट नहीं करता है। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है ना। और हमने रिएक्टिविटी सीरीज भी देखी थी। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है, H2SO4। H2SO4 में हाइड्रोजन है ना, तो हमने देखा था कि जो कॉपर होता है वो हाइड्रोजन से भी नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होता है। अब ये कम रिएक्टिव है तो इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लें तो कॉपर उसके साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप सिर्फ यहाँ तक लिखते हैं तो भी आपका बिल्कुल सही है। सिर्फ यहाँ तक अगर आपको याद रहता है तो आप यहीं तक लिखिए। अगर आपको इसके आगे याद रह जाता है तो आप ये लिख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका आंसर वैसे यहाँ पे ओवर हो जाता है, और या फिर आपको अगर ज़्यादा लिखना है तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, इट रिएक्ट्स, ठीक है। अगर आपको ये याद रहता है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट पे गिराते हैं तो क्या होता है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्यों? क्योंकि ये डाइल्यूट है, एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये मैंने अभी आपको समझाया। बट यहाँ तक का आप लिखते हैं तो ठीक है, अगर आपको आगे याद रह जाए तो लिख दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। बट विथ कंसंट्रेटेड, यहाँ पे देखिए मैंने कंसंट्रेटेड लिखा है, इसे आप अंडरलाइन कर दीजिए। विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड, इट रिएक्ट्स। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कॉपर रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, टू फॉर्म कॉपर सल्फेट एंड SO2 गैस, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। कॉपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाता है और SO2 गैस रिलीज होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट देखते हैं। आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट डाउन वर्ड इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अब क्या होगा अगर हम आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं। ये हमने चैप्टर पढ़ाते टाइम पूरा एक्सपेरिमेंट हमने समझा था, है ना। और मैंने आपको अभी बताया भी था, एक बार फिर से बता दे रही हूँ। व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया और उसमें हमने आयरन नेल को डाल दी, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, ठीक है। उसमें हमने कुछ आयरन नेल्स को डाल दी और उसे हमें टच नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही अनडिस्टर्ब्ड आप छोड़ दीजिए। तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे कि वो सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, उसका कलर चला जाएगा और वो पेल ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही हल्का सा ग्रीन कलर। और वो आयरन नेल थी उसको आप निकाल करके देखिए तो वो आयरन नेल के ऊपर थोड़ा रेडिश सा आपको एक पाउडरी सा कुछ दिखाई देगा। तो आयरन नेल के ऊपर वो पाउडर सा रेड कलर का दिखाई देता है, वो होता है कॉपर। और जो सॉल्यूशन था उसका जो कलर ब्लू से पेल ग्रीन हो गया है तो वो आयरन सल्फेट बन गया है इस वजह से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आयरन ने कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है। आयरन यहाँ पे आया
उसने कॉपर को धक्का दिया और उसको साइड कर दिया और खुद जाकर के सल्फेट के साथ में बैठ गया। तो यहाँ पे देखिए आयरन सल्फेट और कॉपर बन गया। आपको यहाँ पे देखिए वर्ड इक्वेशन लिखनी है, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। और आपको अगर याद नहीं रहती है तो देखिए सारा कुछ तो आपके क्वेश्चन में ही लिखा है। क्या लिखा है? आयरन नेल्स को हमें प्लेस करना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो यहाँ से आप ये कॉपर सल्फेट को उठा लीजिए, ठीक है। क्या क्या चीजें हमें चाहिए? कॉपर सल्फेट, हमने कॉपर सल्फेट लिख दिया, और आयरन नेल्स, यहाँ से आप आयरन को उठा लीजिए प्लस आयरन, ठीक है। क्या क्या चीजें चाहिए ये तो बता ही दिया है। और हमने क्या पढ़ा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब एक दूसरे को भगा देगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? आयरन ने कॉपर को हटाया तो आप कॉपर को हटा के यहाँ पे आयरन सल्फेट कर दीजिए प्लस कॉपर, और कॉपर साइड हो गया तो यहाँ पे कॉपर साइड में आ गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से रिएक्शन भी याद रहेगी। द ब्लू कलर टर्न्स इनटू पेल ग्रीन, जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो गायब हो जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, और अब वो पेल ग्रीन हो गया है क्योंकि वो अब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन हो गया है ना। जो नेल का जो आयरन था वो थोड़ा सा जाकर के सॉल्यूशन में घुल गया और कॉपर को उसने हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 इज सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल, उसने एक बर्निंग चारकोल का पीस लिया, एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन अ टेस्ट ट्यूब, और उसने जो भी गैस उससे इवॉल्व हुई बर्न होने से चारकोल के, तो उस गैस को उसने एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब को ढक दिया, मतलब एयर टाइट ऐसे बंद कर दिया जिससे वो गैस बाहर ना जा सके। जो इस क्वेश्चन के ए पार्ट में पूछा है दैट इज हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। अब उसको उस गैस का नेचर फाइंड करना है, तो वो कैसे नेचर फाइंड करेगी? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमें जब भी किसी गैस का नेचर फाइंड करना होता था तो हम उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करते थे, है ना, और वाटर को मिक्स कर देते थे, वो एक सॉल्यूशन की तरह बन जाता था। फिर उस सॉल्यूशन को हम पहले रेड लिटमस पेपर पे टेस्ट करते थे, फिर हम ब्लू लिटमस पेपर पे टेस्ट करते थे। तो जिस भी लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता था उस हिसाब से हम पता कर लेते थे कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, है ना। और हमें ये भी पता है, हमने ट्रिक से समझा था, आब्रा का डाबरा या फिर अनीला वाली ट्रिक आपको याद आ रही होगी कि जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाएगा तो वो इसका मतलब है एसिडिक होगी, और अगर रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में चेंज कर देगी तो इसका मतलब वो बेसिक होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं सलोनी शुड ऐड सम वाटर, सलोनी को पहले कुछ वाटर ऐड करना पड़ेगा इन द टेस्ट ट्यूब इन विच गैस वॉज कलेक्टेड, शेक द टेस्ट ट्यूब एंड देन चेक द सॉल्यूशन विद लिटमस पेपर। फिर उसको उस टेस्ट ट्यूब को हल्का सा शेक करना है जिससे कि वो पूरा गैस जो है उसमें मिक्स हो जाए, और फिर हमें लिटमस पेपर पे चेक करना है। तो चेक करने पे क्या हुआ? द सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, सॉल्यूशन ने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दिया, और जबकि रेड लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज हुआ। तो इसका मतलब क्या है? दिस शोज दैट द गैस इज एसिडिक इन नेचर। अब आप ऐसे लिख देंगे ना तो फिर उससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड और विच मीन्स एसिडिक इन नेचर। अब देखिए अगर आपको ये कुछ नहीं याद रह रहा है, आप वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते हो, तो आप कैसे पता करोगे जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है? जब हम लोग मैचिंग पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? जो फ्यूल होते हैं, फ्यूल किससे बने होते हैं? कार्बन से, है ना। चारकोल है, चारकोल ये फ्यूल ही तो है ना। तो ये ईंधन है, तो ये बना होता है कार्बन से, और कार्बन क्या है? वो मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल है, हमें पता ही है। और हमने क्या पढ़ा था कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन मतलब जब भी वो बर्न होंगे तो हमेशा ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में बर्न होते हैं। तो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में। हमने पढ़ा था ना, हमें आपको वो ट्रिक याद आ रही होगी, Na नन ऑफ द अबव वाली, N फॉर नॉन मेटल, A फॉर एसिडिक। तो हमें उससे भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आप एक्सपेरिमेंट तो करने नहीं लग जाओगे। अगर आपने ये पहले से नहीं किया तो कैसे याद करोगे? आप ऐसे याद रख सकते हो। इसके पार्ट बी में हमें क्या करना है? राइट डाउन वर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस।
इस प्रोसेस में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनकी हमें वर्ड इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, वर्ड इक्वेशन। आंसर इज चारकोल कंटेन्स कार्बन। मैंने बताया चारकोल में क्या होता है, कार्बन होता है, विच ऑन बर्निंग फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो बर्न हुआ था तो एक गैस बनी थी ना, और मैंने बताया कि वो गैस क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि चारकोल में कार्बन था, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस की। आप ये नीचे के सिंबल ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ वर्ड इक्वेशन लिखने को बोला है, ठीक है। तो क्या क्या था, चारकोल था ना, चारकोल था कार्बन, कार्बन का था, ठीक है। तो कार्बन प्लस, और उसने क्या हुआ था, चारकोल को बर्न किया गया था। तो बर्न होता है कोई भी चीज बर्न होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसने क्या बनाया था, एक गैस बनाई थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये आपको लिख देना है। फिर क्या हुआ, हमने उस गैस को कलेक्ट किया था टेस्ट ट्यूब में और उसमें वाटर ऐड किया था ना। द गैस इवॉल्व्ड इज कलेक्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वाटर इज एडेड टू इट। तो वाटर ऐड करने पे क्या हुआ था, ये तो सबसे पहले तो हमने गैस ली थी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वही वाली गैस, उसे कलेक्ट किया था, जो यहाँ रिलीज हुई थी वही गैस यहाँ पे है, प्लस उसमें हमने वाटर ऐड किया था, वाटर ऐड कर दिया। तो वाटर ऐड करने के बाद क्या हुआ था, एसिड बना था ना। और कौन सा एसिड बनेगा, अब कार्बन से बन रहा है तो कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। तो बस आपको यही वर्ड इक्वेशन लिख देनी है। अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। One day रीटा went to a ज्वेलर्स शॉप। एक दिन रीटा ज्वेलर की शॉप पे गई विद हर मदर, अपनी मदर के साथ में। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्डस्मिथ टू पॉलिश। उसकी माँ ने एक पुरानी गोल्ड ज्वेलरी गोल्डस्मिथ को दी पॉलिश करने के लिए। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक, नेक्स्ट डे जब वो अपनी ज्वेलरी को वापस लेने के लिए गई, दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। तो उन्होंने क्या देखा कि वो ज्वेलरी थी वो पहले जितनी भारी थी अब वो उससे थोड़ा सा हल्की हो गई थी, थोड़ा सा उसके वजन में जो है उन्हें कमी दिखाई दी। कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि क्यों पॉलिश करने के बाद वो जो गोल्ड ज्वेलरी थी उसका वेट कम हो गया? तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो गोल्डस्मिथ ईमानदार नहीं था। एक्चुअली क्या होता है, इन ऑर्डर टू पॉलिश द गोल्ड ऑर्नामेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट को पॉलिश करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, इट इज टू बी डिप्ड इनटू एन एसिडिक सॉल्यूशन। एक एसिडिक सॉल्यूशन होता है जिसे हम एक्वारेजिया कहते हैं, एक्वारेजिया। तो जब भी किसी भी गोल्ड ऑर्नामेंट को पॉलिश करना होता है तो उसे एक्वारेजिया में डिप करके रखना पड़ता है, ठीक है। एक्वारेजिया एक्चुअली क्या होता है, वो मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। इसका जो मिक्सचर होता है, ये आप एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर आप जानना चाहते हैं क्या होता है तो आप याद रख सकते हैं, वरना आपको सिर्फ इतना याद रखना है जो मैंने ऊपर आंसर लिखा है, ठीक है। ऑन गेटिंग इमर्स्ड इन इट the outer layer of gold dissolves in acid and an inner shiny layer appears। तो क्या होता है, जब गोल्डस्मिथ एक्वारेजिया में डिप करके रखता है गोल्ड ऑर्नामेंट को, तो क्या होता है कि गोल्ड क्योंकि एक मेटल है तो वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ में, तो उसकी जो आउटर लेयर होती है वो डिसॉल्व हो जाती है उस सॉल्यूशन में, ठीक है। उस एसिडिक सॉल्यूशन में आउटर लेयर जब उसकी डिसॉल्व हो जाती है तो इनर जो शाइनी लेयर होती है वो हमें दिखाई देने लगती है, और इस वजह से हमें लगता है कि बिल्कुल नए की तरह जो हमारा ऑर्नामेंट है वो वापस से चमकीला हो गया है। बट क्या होता है, इन दिस प्रोसेस certain amount of gold is lost and cause a reduction in weight of the jewelry। अब देखिए हमने क्या देखा कि आउटर लेयर उसकी डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ मात्रा में गोल्ड जो है वो कम हो रहा है, वो गोल्ड डिसॉल्व हो जा रहा है। तो इसी वजह से जो ज्वेलरी है उसके वेट में भी हमें कुछ कमी महसूस होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। हमने चैप्टर भी पढ़ लिया है और एक्सरसाइज भी कर ली है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके की और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।